नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी IQ जुडिशरी। माय नेम इज चांद कुबा। दोस्तों, जब हम भारत की डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो हम सब जानते हैं कि भारत में जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इसमें 3 लेयर्स गवर्नमेंट की हमें देखने को मिलती हैं, जिसमें सेंट्रल लेवल पे यूनियन गवर्नमेंट आ जाती है, फिर स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट्स आ जाती हैं और उसके बाद लोकल लेवल पे भी हमें लोकल गवर्नमेंट्स देखने को मिलती हैं। अगर हम लोकल लेवल की बात करें तो यहाँ पे हम जानते हैं कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया गया। पंचायतों को प्रॉपर वे में यहां पर जो है ऑर्गेनाइज किया गया। इसी तरह से 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा अर्बन लोकल बॉडीज को यहां पे प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज किया गया और कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा भी दिया गया। आज हम 3 अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स के बारे में बात करेंगे। अगर आप किसी बड़े शहर में रहते हैं तो आपने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जिक्र सुना होगा। अगर आप किसी छोटे शहर में रहते हैं तो आपने म्युनिसिपल काउंसिल, म्युनिसिपल बोर्ड या फिर म्युनिसिपैलिटी का जिक्र सुना होगा। और अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जो कि किसी आर्मी बेस के अराउंड बनाया गया है तो आपने कैंटोनमेंट बोर्ड का नाम सुना होगा। आखिर इन तीनों में डिफरेंस क्या है, ये आज हम समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही में हम जानेंगे कि एक मेयर जो कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को लीड करते हैं, एक म्युनिसिपल चेयरमैन जो कि म्युनिसिपैलिटी को लीड करते हैं, इन दोनों की पावर्स में डिफरेंस क्या है, कौन कितना ज़्यादा पावरफुल है। एक मेयर जो कि बड़े शहर की म्युनिसिपैलिटी को लीड कर रहा है वो पावरफुल है या फिर एक म्युनिसिपल बोर्ड का चेयरमैन। सो ये सारे पहलुओं की बात हम करेंगे और साथ ही में जानेंगे कि क्या क्या स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है इन तीनों ही बॉडीज में। आई होप कि आपको ये जो लेक्चर है काफ़ी पसंद आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन से। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मेरे जितने भी सेशंस होते हैं उनके सभी लिंक्स आपको जो है टेलीग्राम के इस चैनल पर मिल जाते हैं। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप मुझे मैसेज भेजना चाहें तो आप इंस्टाग्राम की साइड पे मुझे DM कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि अगर आप किसी भी स्टेट जुडिशियल एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप स्टडी IQ जुडिशरी के महापैक का लाभ उठा सकते हैं। ये जो स्टडी IQ जुडिशरी का महापैक है इसमें आपको 16 स्टेट्स के लिए प्रिपेयर कराया जाता है। 16 स्टेट्स का सारा सिलेबस यहाँ पे कवर कराया जाता है। उसमें मेजर माइनर लॉज, लोकल लॉज, साथ ही में GS, ग्रामर आदि आपको प्रोवाइड किया जाता है। करंट अफेयर्स आपको दिए जाते हैं। सो बेसिकली आपको करना क्या है, CHAND का ये कोड इस्तेमाल करने पर आप जब हमारे इस महापैक के लिए सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ये पूरा का पूरा कोर्स 14,999 में मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो एक पर्टिकुलर स्टेट का भी कोड जो है वो कोर्स ले सकते हैं। उसको लिए आपको यहाँ पे चांद का ये कोड इस्तेमाल करने पर 10,499 में आपको कोर्स मिल जाएगा। आप इसका लाभ उठा सकते हैं। चलिए बात करते हैं हमारी म्यूनिसिपैलिटीज़ की या फिर लोकल गवर्नमेंट की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम है वो यूनियन गवर्नमेंट हो गई, फिर उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट्स हो गई एंड उसके बाद हमें 2 तरह की लोकल गवर्नमेंट्स, जिसमें अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स एंड पंचायती राज सिस्टम जो है हमें देखने को मिलता है और इन दोनों को ही हम कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे चुके हैं ना। अब अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स की हम बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा यहाँ पे जो है पहली बार कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन इन बॉडीज को दी गई। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है कि हमने म्यूनिसिपैलिटीज को 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इस्टेब्लिश किया। हमें यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि 1687-88 में ही पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है म्यूनिसिपैलिटीज को इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया था। उसमें म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ मद्रास को सेटअप किया गया था 1687-88 के दौरान। इसके बाद हम ये भी जानते हैं कि 1726 में बॉम्बे एंड कलकत्ता में भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस को इस्टेब्लिश किया गया था। सो म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस कोई नया फिनोमेना नहीं है। इनफैक्ट मैंने आपको बताया कि 1687 से ही ये फिनोमेना हमें भारत में देखने को मिल रहा है। उसके बाद कई सारी कमेटीज बैठी ब्रिटिशर्स के टाइम पे, इसमें कई सारी जो है यहाँ पे डेवलपमेंट्स देखने को मिलती हैं। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस कई सारी कमेटीज यहाँ पे बैठी, काफ़ी यहाँ पे कोशिशें की गई कि म्यूनिसिपैलिटीज़ को रीऑर्गेनाइज किया जाए और अल्टीमेटली ये हुआ 1992 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। अच्छा, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था ये PV नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट के दौरान लाया गया था। नाउ देखिए, जो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था इसमें क्या क्या लाया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में।
तो इसमें हमें पार्ट 9A देखने को मिलता है, जिसके द्वारा ये पूरा का पूरा म्युनिसिपैलिटीज का चैप्टर ऐड किया गया। इसमें अगर आर्टिकल्स की बात करें तो 243P से लेकर 243G तक ये जो आर्टिकल्स हैं म्युनिसिपैलिटीज की बात करते हैं। और साथ ही में 12th शेड्यूल भी ऐड किया गया, यानी कि 12वीं अनुसूची भी हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की, जिसमें लगभग 18 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं जिसपे म्युनिसिपैलिटीज को पावर्स दी जा सकती हैं स्टेट्स के द्वारा। सो अगेन यहाँ पे स्टेट्स का काफी ज्यादा रोल रहता है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स यहाँ पे म्युनिसिपैलिटीज को पावर्स देती हैं। ना अगर हम बात करें 12th शेड्यूल की, तो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं क्या क्या पावर्स यहाँ पे म्युनिसिपैलिटीज को दी जा सकती हैं। सो अर्बन प्लानिंग इंक्लूडिंग टाउन प्लानिंग हो गया, रेगुलेशन ऑफ लैंड यूज हो गया, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स जैसे कि हम देखते हैं डीडीए हो गया, या फिर दिल्ली में डीडीए हो गया। इस तरह से और भी कई सारी बॉडीज होती हैं जो यहाँ पर लैंड में कंस्ट्रक्शन करती हैं। उसके बाद आ गया प्लानिंग फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, रोड एंड ब्रिजेस को यहाँ पे बिल्ड करना किसी शहर में। साथ ही में हम देखते हैं वाटर सप्लाई हो गया, पब्लिक हेल्थ हो गया। अगर हम दिल्ली जैसे शहर की बात करें तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा रन किए गए बहुत सारे पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी कि हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स भी रन किए जाते हैं इनके द्वारा, फायर सर्विसेज को रन किया जाता है। सो अगेन ये कई सारे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि फंक्शंस म्युनिसिपैलिटीज को असाइन किए जा सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा, और ये सब दिए आ गए हैं 12th शेड्यूल में दिए गए हैं। नाउ अभी हमने 3 म्युनिसिपल बॉडीज का जिक्र किया, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटी एंड कंटोनमेंट बोर्ड। लेकिन क्या ये तीनों ही लोकल लेवल की गवर्नमेंट्स हैं? इसके अलावा भी कोई हमें बॉडी देखने को मिलती है क्या? तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा देयर आर मोर देन दीज 3 काइंड ऑफ गवर्नमेंट्स जो कि हमें देखने को मिलती हैं, या मोर देन दीज 3 काइंड ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स। उसमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हमने कहा, म्युनिसिपैलिटी का तो हमने जिक्र कर ही दिया। उसके बाद नोटिफाइड एरिया कमेटी भी हमें देखने को मिलती है, टाउन एरिया कमेटी है, कैंटोनमेंट बोर्ड्स आज हम देखने वाले हैं, टाउनशिप है, पोर्ट ट्रस्ट है, स्पेशल पर्पस एजेंसी है। सो आज इन तीनों में से हम इन सभी में से हम 3 का जिक्र करेंगे। ऑलराइट, सो ये और ये, इसके अलावा ये कंटोनमेंट बोर्ड आज हम पढ़ेंगे, क्योंकि जनरली हमें ये सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। सबसे पहले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जिक्र करते हैं। देखिए जितने भी बड़े शहर हैं जिसमें जनसंख्या 1 मिलियन से ज्यादा हो, उसमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन देखने को मिलती है। सो चाहे वो दिल्ली हो गया, मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद, बेंगलोर एटसेट्रा, जहां पे पॉपुलेशन 1 मिलियन या उससे ज्यादा है, वहां पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आ जाती हैं। और इनका इस्टेब्लिशमेंट जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा किया जाता है, या फिर अगर यूनियन टेरिटरी में 1 मिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन है जैसे कि दिल्ली हो गया, यहां पर जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एस्टेब्लिशमेंट है वो पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा किया जाता है। सो हमने देखा भी, दिल्ली में भी देखा कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को पहले 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था आज से कुछ साल पहले। रिसेंटली फिर से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को मर्ज करके एक ही बॉडी बना दिया गया। सो ये जितनी भी एक्टिविटीज यूनियन टेरिटरी में होती हैं वो पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा होती हैं। चलिए ना, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में हमें 3 बॉडीज देखने को मिलती हैं। सबसे पहली जो बॉडी होती है वो है काउंसिल, दूसरे नंबर पर स्टैंडिंग कमेटी आ जाती है, एंड तीसरे नंबर पर म्युनिसिपल कमिश्नर आ जाता है। काउंसिल की अगर हम बात करें तो देखिए काउंसिल जो है ये एक डेलिब्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव फंक्शनिंग करती है ये बॉडी। सो बेसिकली जितने भी काउंसलर्स का चयन किया जाता है, आप एक शहर में अगर देखें तो शहर को वार्ड्स में डिवाइड कर दिया जाता है, और हर वार्ड से वहां की जो लोकल जनता होती है वो वार्ड मेंबर्स या फिर काउंसलर्स का चयन करती है। ये जितने भी काउंसलर्स का चयन करते हैं वो सारे के सारे काउंसिल का हिस्सा होते हैं। सो इट इज अ डेलिब्रेटिव बॉडी जहां पे हर मुद्दे पर चर्चा की जाती है, और अगर कोई रूल्स या रेगुलेशंस बनाए जाने हैं शहर को गवर्न करने के लिए तो वो सारे के सारे इस काउंसिल के द्वारा ही बनाए जाते हैं। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जितने भी डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वार्ड से, उन्हें काउंसिल का हिस्सा माना जाता है। इसके अलावा देयर आर सर्टेन मेंबर्स जिनको नॉमिनेट भी किया जाता है। कुछ स्पेसिफिक मेंबर्स होते हैं जो कि स्पेशल नॉलेज रखते हैं अबाउट द इंजीनियरिंग बैकग्राउंड ऑफ द सिटी, या फिर ऐसे लोग जो कि सिटी की गवर्नेंस में हेल्प कर सकते हैं, उन्हें नॉमिनेट भी किया जाता है। सो जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सारे काउंसिल का हिस्सा होते हैं। नाउ यहां पर ये जो काउंसिल होती है इट इज हेडेड बाय मेयर, एंड मेयर इज असिस्टेड बाय डिप्टी मेयर। सो काउंसिल का जो लीड होता है वो होता है मेयर, राइट। सो ये जो मेयर होता है इनका क्या फंक्शन होता है? देखिए जो मेयर होते हैं इनका फंक्शन होता है कि वो काउंसिल को
लीड करते हैं। काउंसिल में जितनी भी डेलिब्रेशंस होती हैं, जैसे हम देखते हैं पार्लियामेंट में, लोकसभा की अगर हम बात करें तो लोकसभा में स्पीकर जो है वो किस तरह से लोकसभा चलेगी वो डिसाइड करते हैं, लोकसभा की प्रोसीडिंग्स को चलाने में मदद करते हैं। इसी तरह से मेयर का कुछ फंक्शन होता है, लेकिन मेयर का फंक्शन बस यहीं तक लिमिटेड होता है। सो अल्टीमेटली मेयर का फंक्शन इससे ज्यादा कुछ नहीं रहता है। सो वो हमें अभी समझ आएगा। चलिए, सो सेकंड नंबर पे आती है स्टैंडिंग कमिटीज। देखिए, हमने देखा कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को लगभग 18 सब्जेक्ट दिए गए हैं, जिसमें सैनिटेशन भी है, यानी कि एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को शहर की सफाई व्यवस्था का भी ध्यान रखना होता है। स्कूल भी चलाए जाते हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा, हॉस्पिटल्स भी चलाए जाते हैं। नाउ द पॉइंट इज कि क्या पूरी की पूरी काउंसिल मिलके एक शहर की सैनिटेशन को संभाल सकती है, शहर की सैनिटेशन की जिम्मेवारी ले सकती है? इट इज नॉट पॉसिबल कि सारी की सारी काउंसिल बैठे और वो डिसीजन लेके किस तरह से सफाई होनी है, कहाँ सफाई होनी है, कहाँ नहीं होनी है। सो यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे इन सभी सब्जेक्ट्स को हैंडल करने के लिए स्टैंडिंग कमिटीज बना दी जाती हैं, जिसमें ये काउंसिल के ही कुछ मेंबर्स को डाल दिया जाता है। ऑलराइट, सो स्टैंडिंग कमिटीज जो हैं ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट को हैंडल करने के लिए होती हैं। सो क्रिएटेड टू लुक इनटू डिफरेंट फील्ड्स टू फैसिलिटेट द वर्किंग ऑफ द काउंसिल व्हिच इज टू लार्ज। सो बेसिकली यहाँ पे स्टैंडिंग कमिटीज आ जाती हैं और उसके बाद आते हैं म्युनिसिपल कमिश्नर। नाउ म्युनिसिपल कमिश्नर इज द एग्जीक्यूटिव हेड, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के, क्योंकि जितनी भी इंप्लीमेंटेशन का काम है, जितने भी कार्यों को लागू करने का जो काम है, वो कौन करता है? वो म्युनिसिपल कमिश्नर ही करते हैं। जनरली एक आईएएस ऑफिसर जो होते हैं उन्हीं को म्युनिसिपल कमिश्नर बनाया जाता है। सो रियल पावर की अगर हम बात करें तो कॉरपोरेशंस के केस में रियल पावर म्युनिसिपल कमिश्नर के हाथ में होती है, ना कि मेयर के हाथ में। दूसरी बात आती है म्युनिसिपैलिटी की। म्युनिसिपैलिटी को आप अलग अलग नाम से जानते हैं, म्युनिसिपल काउंसिल, म्युनिसिपल कमिटी, म्युनिसिपल बोर्ड, राइट? सो सिटी म्युनिसिपैलिटी एटसेट्रा। सो ये सारे नामों से आप जानते हैं। जितने भी हमारे टीयर 2 सिटीज हैं या फिर टीयर 3 सिटीज हैं जिसमें 1 मिलियन से पॉपुलेशन कम रह जाती है, वहां पे म्युनिसिपैलिटी आ जाती है। सो जैसे कि हमने देखा था कि भाई जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उसे स्टेट लेजिस्लेचर के एक्ट के द्वारा बनाया जाता है, इसी तरह से जो म्युनिसिपल कमिटीज हैं उन्हें भी स्टेट लेजिस्लेचर के एक्ट्स के द्वारा ही बनाया जाता है। प्रोवाइडेड कि अगर एक यूनियन टेरिटरी है, लेट्स से कोई छोटी सी यूनियन टेरिटरी है जिसमें पॉपुलेशन कम है, वहां पे भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन नहीं बनेगी, म्युनिसिपल कमेटी बनेगी। तो वो कमेटी जो बनेगी यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया में बनेगी और पार्लियामेंट की एक्ट के द्वारा उससे बनाया जाएगा। नाउ जैसे हमने कॉरपोरेशन में देखा वैसे ही काउंसिल में भी देयर आर 3 बॉडीज। पहला है काउंसिल। काउंसिल जो है उसमें अगेन इसका भी सेम फंक्शन है जो कि कॉर्पोरेशन के केस में था, दैट इज डेलिब्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव बॉडी है। तो हमारे जितने भी वार्ड मेंबर्स होते हैं एक शहर के, जिन्हें आप चुन के भेजते हैं, वो सारे के सारे वार्ड मेंबर्स इस काउंसिल का हिस्सा होते हैं। उसके बाद दिस कमिटी इज हेडेड बाय अ प्रेसिडेंट या फिर चेयरमैन भी उसको कह सकते हैं, एंड असिस्टेड बाय द वाइस प्रेसिडेंट और डिप्टी चेयरमैन। नाउ ये जो डिप्टी चेयरमैन है, ही इज द रियल पावरफुल पर्सन इन केस ऑफ काउंसिल। और अगर हम इन्हें कंपेयर करें मेयर से, तो ये मेयर से कंपेयर इनको किया ही नहीं जा सकता। इनको आप कंपेयर कर सकते हो किससे? इनको आप म्युनिसिपल कमिश्नर से कंपेयर कर सकते हैं। ऑलराइट, सो क्यों यहां पे हमने कहा कि जो प्रेसिडेंट या फिर चेयरमैन ऑफ म्युनिसिपल काउंसिल है वो रियल पावरफुल हैं? क्योंकि ये फुल फंक्शनिंग को संभालते हैं। एग्जीक्यूटिव पावर जो है इनके पास होती है, यहां पे एग्जीक्यूटिव पावर किसी कमिश्नर के पास नहीं होती है, यहां पे चेयरमैन के पास ही एग्जीक्यूटिव पावर होती है। तो यहां पे लिखा भी है, अनलाइक द मेयर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट इज पाइवटल, द प्रेसिडेंट एंजॉयज द एग्जीक्यूटिव पावर। मेयर के केस में हमने देखा था कि वो सिर्फ काउंसिल को हेड करते हैं, जबकि अगर हम बात करें यहाँ पे प्रेसिडेंट की या फिर चेयरमैन की, तो वो काउंसिल को हेड के साथ साथ यहाँ पे एग्जीक्यूटिव पावर्स को भी देखते हैं। नाउ इसके अलावा एक स्टैंडिंग कमेटी आ जाती है। सो स्टैंडिंग कमिटीज का भी वही सेम फंक्शन है जो कि हमने कॉर्पोरेशन के केस में देखा। एंड थर्ड नंबर पे आते हैं चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर। ये चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर एक स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल होते हैं जिन्हें अपॉइंट किया जाता है काउंसिल में, और इनका जो फंक्शनिंग होता है वो डे टू डे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ म्युनिसिपैलिटी है। जैसे कि म्युनिसिपल स्टाफ की सैलरीज को डिसबर्स करना, देखना कि किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, डेली बेसिस पे सफाई हो रही है शहर की कि नहीं,
इस तरह के जो रेगुलर एडमिनिस्ट्रेशन के फंक्शन है वो इनके अंडर आ जाते हैं। फिर आता है जी कैंटोनमेंट बोर्ड। देखिए अब कई बार क्या हमें देखने को मिलता है कि जो हमारी आर्मी होती है, आर्मी के कई सारे बेस बनते हैं। ये जो आर्मी बेस होते हैं इनके अराउंड भी मार्केट बननी शुरू हो जाती है और इनके अराउंड भी काफी सारी सिविलियन पॉपुलेशन बसनी शुरू हो जाती है। अब ये जो इस कैंटोनमेंट के बगल में ये जो सारी सिविलियन पॉपुलेशन बस रही है, इसे कौन मैनेज करेगा? अगर हम कुछ एग्जांपल्स लें तो लेट्स से अंबाला इज अ सिटी। अंबाला के बाहर बनाया गया है अंबाला जो कैंट है, कैंटोनमेंट है, और वहां पे अंबाला छावनी बनाई गई है। इसी तरह से भटिंडा इज अ सिटी, भटिंडा के बगल में और थोड़ी सी बाहर जाकर भटिंडा कैंटोनमेंट बना है, छावनी बनी है जिसे बोल देते हैं। और उस कैंटोनमेंट के आसपास भी कई सारे जो लोग हैं, सिविलियन पॉपुलेशन है, वो रहना शुरू कर देती है। अब ये जो आसपास के लोग हैं, अब मान लीजिए अंबाला की बात करें, अंबाला शहर को संभालने के लिए तो म्युनिसिपैलिटी है, बट अगर हम बात करें अंबाला कैंट की, तो ये जो कैंटोनमेंट के आसपास रहने वाली सिविलियन पॉपुलेशन है, इन्हें हैंडल करने के लिए या यहाँ की गवर्नेंस देखने के लिए, यहाँ की डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन देखने के लिए, यहाँ का जो कैंटोनमेंट है उसका बोर्ड बना दिया जाता है। सो बेसिकली कैंटोनमेंट बोर्ड यहाँ पे स्टैब्लिश हो जाता है। सो एस्टैब्लिश फॉर द म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फॉर सिविलियन पॉपुलेशन इन द कैंटोनमेंट एरिया। यहाँ पे आप पढ़ पा रहे हैं कि कैंटोनमेंट एरिया की जो सिविलियन पॉपुलेशन है उसे उन्हें एडमिनिस्टर करने के लिए बनाया जाता है, और बनाया जाता है अंडर द कैंटोनमेंट एक्ट ऑफ 2006 विच वाज इनेक्टेड बाय द सेंटर। नाउ ये जो कैंटोनमेंट बोर्ड्स होते हैं ये डायरेक्टली होते हैं अंडर द डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, और यहाँ पर बेसिकली दो तरह के मेंबर्स आते हैं, जिसमें कुछ इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं और कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। इलेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं वो बेसिकली 5 इयर्स के लिए इस कैंटोनमेंट बोर्ड का हिस्सा होते हैं, और जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो बेसिकली होते कौन है, पहले हमें ये समझ लेना चाहिए। देखिए जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो आर्मी के लोग होते हैं जो कि कैंट के अंदर से आ रहे हैं, और जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो सिविलियंस में से निकलकर आ रहे हैं। अब देखिए सिविलियंस जो हैं वो हमेशा के लिए वहां रहने वाले हैं, और जो आर्मी के अंदर से कैंट में से ऑफिसर्स निकल कर आ रहे हैं वो टेम्परेरी पीरियड के लिए उस कैंट में आए होते हैं। सो बेसिकली क्या होता है, दोनों का मिक्स होता है। कैंटोनमेंट बोर्ड के जो मेंबर्स हैं, मैं फिर बता दूं कि कुछ ऑफिसर्स होते हैं आर्मी के जो कि जब तक उस स्टेशन पे रहने वाले हैं तब तक उस बोर्ड का मेंबर उनको नियुक्त कर दिया जाता है, नॉमिनेट कर दिया जाता है, और जो सिविलियंस हैं जो कि हमेशा वहीं रहने वाले हैं उनको इलेक्ट करके उस बोर्ड में लाया जाता है। नाउ कहता है कि इलेक्टेड मेंबर्स आर द पार्ट ऑफ द बोर्ड फॉर द पीरियड ऑफ 5 इयर्स, जबकि नॉमिनेटेड मेंबर्स जो हैं दे कंटिन्यू एज लॉन्ग एज दे आर पोस्टेड इन द कैंटोनमेंट। अब कैंटोनमेंट का कमांडिंग जो प्रेसिडेंट होता है वो कौन होता है? जैसे कि हमने देखा कि कॉरपोरेशन में मेयर आ गया, इसी तरह से काउंसिल में चेयरमैन आ गया, तो जो कैंटोनमेंट होता है उसका जो प्रेसिडेंट होता है वो होता है कमांडिंग ऑफिसर ऑफ द स्टेशन, यानी कि जो आर्मी का सबसे बड़ा ऑफिसर होता है, जो आर्मी कैंट का सबसे बड़ा जो कमांडिंग ऑफिसर होता है, उसी को यहाँ पर एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट बनाया जाता है कैंटोनमेंट बोर्ड का। और अगर हम बात करें वाइस प्रेसिडेंट की, तो वो जो है वो सिविलियंस में से इलेक्ट होकर आता है। सो उन्हीं में से एक को 5 साल के लिए यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाता है। फंक्शनिंग अगेन सिमिलर टू द म्युनिसिपैलिटीज, सेम इनकी फंक्शनिंग होती है, और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो जैसे हमने देखा कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कमिश्नर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, म्युनिसिपल काउंसिल में चेयरमैन ही एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है वो डिफरेंट होता है और उसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। सो ये यहाँ पे 3 तरह की बॉडीज हमने समझी जो कि लोकल गवर्नमेंट की बॉडीज होती हैं। आई होप कि आपको ये जो बॉडीज हैं इनके बारे में काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगले सेशन में फिर एक बार मिलेंगे दोस्तों। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।